सर्वे में बताया गया है कि बिहार जो है वो हर घर नल की जल पहुंचाने की जो रेशियो है इनके यहाँ वो अ, उसमें मात्र 96.41 घरों में ये पहुंचा पाए हैं, जिसके अनुसार ये पूरे देश में इनका जो रैंक है वो 9वां है। ये क्योंकि बिहार की अपनी योजना है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरे कंट्री में लागू किया गया है, फिर भी हमारे यहाँ 100% जो घरों में है वो नल से जल पहुंचाना अभी संभव नहीं हो पाया है। केवल 96.41% घरों में ही ये सुविधा अभी वर्तमान में अवेलेबल है और इस आधार पर हमारी जो रैंक है पूरे इंडिया लेवल पे वो है 9th। एकदम याद रखेंगे। हो सकता है ये पूछ दे क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और बिहार की ये अपनी योजना है, उसमें भी ये 9वें नंबर पे आ रहे हैं पूरे इंडिया में। तो ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये पूछा हुआ भी पहले है और फिर से रिपीट भी कर सकता है कि कौन से वैसे राज्य हैं हमारे यहाँ और केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 100% घर जो नल की जल है वो हर घर में पहुंचा चुके हैं। ठीक है, तो उनको भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल है हमारा वो सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। बिहार 9th नंबर पे है, पश्चिम बंगाल सबसे नीचे है। यहाँ मात्र 38.92% घरों में ही जो है वो नल से जल पहुंचाया जा रहा है और 100% उपलब्धि जो हासिल किया स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हमारा वो है अंडमान निकोबार, दमन एवं दीव, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, पुडुचेरी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि ये नवंबर में न्यूज में था, काफी बड़े हेडलाइन के साथ ये पेपर में सारे में आया हुआ था। तो हो सकता है आपसे बिहार की रैंकिंग ना पूछ के, उसका स्कोर ना पूछ के आपसे यही पूछ दे कि कौन कौन स्टेट में जो है वो अवेलेबल है वर्तमान में 100% नल का जो जल है वो। ठीक है, क्योंकि पहले भी पूछा हुआ है, रिपीट कर सकते हैं हम लोग। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि आईआईटी मंडी के द्वारा जो है वो सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कुकिंग ओवन जो है वो बनाया गया है। इसका जो शॉर्ट नेम है वो स्टेप को रखा गया है, बनने की संभावना है। पूछ सकता है आपको या मिलान में भी मैचिंग वाले में भी दे सकता है कि इसको क्या है, आप बताते रहिए आप लोग। तो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग स्टोव है जिसका नाम स्टेप को दिया गया है और किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी मंडी के द्वारा बनाया गया है। इससे जो है वो सौर बिजली तथा हाइब्रिड मोड में खाना बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसा जिस तरह से अवेलेबल है जो सुविधा हो उस तरह से आप यहाँ पे खाना बना सकते हैं इसके माध्यम से। देखते होंगे आप, ट्रेंड है ऐसा कि कोई भी आईआईटी के माध्यम से कोई भी डिवाइस डेवलप किया जाता है तो वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पुराना न्यूज है, अधिकतर लोग भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको नहीं भूलना है ये। फिर देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि श्रीलंका के बाद हमारा जो थाईलैंड है वो भारतीय पर्यटकों को 6 माह के भीतर 6 माह के लिए बिना वीजा प्रवेश अपने कंट्री में प्रवेश की अनुमति ये लोग देते हैं। तो इस तरह के 3-4 कंट्रियां दिए थे, मलेशिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जब ये आ रहे थे ये न्यूज में थे, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला था कि यूपीएससी उसके बाद होने वाली है। तो हो सकता है यहाँ से ये भी क्वेश्चन एनालाइज कर लीजिए तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रियां हैं जो वर्तमान में भी भारतीय पर्यटकों को 6 मंथ के लिए अपने यहाँ बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये। फिर एक सड़क दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट आया था जो कि एमडीबीआई है और अक्सर यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन एनालाइज करती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2022 में देश भर में 4,61,312 दुर्घटनाएं हुई थी। ठीक है, 2021 की तुलना में दुर्घटना जो है उसमें 11.2% की वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, और इसके माध्यम दुर्घटना के माध्यम से जो मौत हुई है उसमें 9.4% की वृद्धि देखने को मिला है और जो घायल है उनमें 15.3% की वृद्धि देखने को मिला है। तो इसके यूपीएससी यही रेशियो ही पूछी उनकी, यही कितने प्रतिशत दुर्घटना जो है हुई है। तो ये तीनों याद रखिएगा, हो सकता है एक वहां पे देखने को मिल जाए आपको। फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जिसको कि आईएसए कहते हैं, इसका 6ठा सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, फिर देखेंगे एक बेलन डी ओर पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है, काफी एमबीबीआई है, क्वेश्चन बन सकती है यहाँ से। ये 2023 के लिए दिया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फुटबॉलर बने थे वो लियोनेल मेसी बने हैं जो कि 8वीं बार बने हैं और यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया है। ठीक है, तो इनका नाम इसको याद रखेंगे कि बेलन डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए लियोनेल मेसी को दिया गया है। कैवी बार दिया गया है, तो 8वीं बार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला का जो पुरस्कार दिया गया है वो एइटाना बोनमाती को दिया गया है जो कि स्पेन से संबंधित है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने हैं वो है एमिलियानो मार्टिनेज जो अर्जेंटीना से संबंधित है। और मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान यानी कि सॉक्रेटिस पुरस्कार
ये आपको दोनों ही याद रखना होगा कि जो मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दी जा रही है उसको किस नाम से जानते हैं, तो सैकलिस्ट पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ये दिया गया है विनीशियम जूनियर को, जो कि ब्राजील से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि ये जब पुरस्कार घोषित हुई थी तो ये सीधे ये नहीं पूछे थे, उसमें जो एग्जाम उस समय हो रहे थे तो वहाँ पे ये पूछ रहे थे कि सैकलिस्ट पुरस्कार जो है वो किनको दिया गया है, और इसी में एक और पुरस्कार था वो भी वहाँ पे पूछ रहे थे कि ये किसको दिया गया था, ये अपना जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है उनके बारे में, और ये सैकलिस्ट पुरस्कार इसके बारे में हमेशा कंटिन्यू पूछा गया है। तो तीनों चारों जो है ये नेम याद रखना होगा आपको। फिर देखेंगे यूनेस्को के द्वारा 2023 में ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्वालियर के अलावा ये जो दर्जा है वो वाराणसी और चेन्नई को दिया गया है। तो यानी कि यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा जो दिया गया है अपने भारत में वो किनको किनको दिया गया है, तो एक वाराणसी है, फिर चेन्नई है जो कि पहले प्राप्त कर चुके हैं यह दर्जा, और अभी वर्तमान में 2023 में जो है वो ग्वालियर को दिया गया है। याद रखिएगा, बन सकती है क्वेश्चन। एक और इसके साथ ही एक और सिटी है जिसको कि ये दर्जा दिया गया है, तो वो कोझिकोड है, उसको साहित्य के क्षेत्र में इस तरह की दर्जा दी गई थी। ठीक है, फिर देखिए भारतवंशी नंदिनी दास को उनकी पुस्तक फोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज दिया गया है। ये बुक का नाम भी याद रखेंगे, हो सकता है डायरेक्ट से नाम दे दे कि पूछ दे कि इसके राइटर कौन है, और इस बुक के लिए इनको जो है वो ब्रिटिश अकेडमी के द्वारा बुक प्राइज दिया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। फिर देखेंगे बांग्लादेश के पीएम की बेटी और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इनका नाम साइमा वाजेद है। इनको जो है वो WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक नामित किया गया है। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये WHO के द्वारा दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक नामित हुई है। तो ये इंटरनेशनल न्यूज में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 99% हो जाती है। तो देखिए भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 3 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ये ऑनलाइन मोड में किया गया था और ये कंटिन्यू पूछा है एग्जाम में, एकदम ये तीनों याद रखेंगे। इसमें से है अगरतला और अखाउड़ा सीमा पार रेल लिंक। यहाँ पूछ लेते हैं ये कि हमारा जो अखाउड़ा है वो किस कंट्री में है, तो ये बांग्लादेश में है, और अगरतला तो आपको पता है त्रिपुरा में है। ठीक है, फिर है एक खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और तीसरा जो परियोजना है वो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया था मोदी और बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना दोनों के द्वारा, और ऑनलाइन मोड में किया गया था। ठीक है, ये जो मैत्री सुपर थर्मल पावर है अपना वो बांग्लादेश के रामपाल में स्थित है और इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैत्री सुपर थर्मल पावर जो है वो कहाँ पे है, याद रखिएगा बांग्लादेश में है और इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के बेगूसराय की श्रेया रानी को जो है वो ताइक्वांडो में रजत पदक मिला है, और बिहार इस स्पर्धा में 24 वर्ष के बाद पदक जीता है। ठीक है, भारत एवं अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है 10 नवंबर को नई दिल्ली में। याद रखेंगे, कभी कभी ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाती है, वो सीधे पूछ लेते हैं कि 2+2 वार्ता की जो आयोजन हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में वो कहाँ पे हुई थी। ठीक है, एक आध बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो हो सकता है आगे भी देखने को मिले, ना ही संभावना तो ना है, लेकिन हाँ याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे हुरून इंडिया के द्वारा जारी सूची के अनुसार HCL के शिव नादर 2023 में भारत के सबसे ज्यादा दानवीर बने हुए हैं। इनका जो योगदान है दान देने में वो 76% बढ़कर 2042 करोड़ रहा है। यानी कि ये पिछले साल जो भी दान दिए थे उसमें जो वृद्धि इन्होंने किया है वो 26% की है, और उसके साथ इनके दान देने की जो लिमिटेशन है वो बढ़कर कितना हो गया है, तो 2042 करोड़ रुपए रहा है। याद रखिएगा, बनती है क्वेश्चन यहाँ पे। फिर देखेंगे विप्रो के जो अजीम प्रेमजी है वो दूसरे स्थान पर है। इनके द्वारा 1774 करोड़ रुपया का दान दिया गया है, और इनके दान में जो वृद्धि देखने को मिला है वो 267% मिला है। अजीम प्रेमजी 267% की वृद्धि के साथ 1774 करोड़ रुपए जो है वो दान किए 2022 में। और हमारे जो सबसे ज्यादा दानवीर, सबसे बड़े जो दानवीर हैं हमारे ये HCL के जो शिव नादर है वो 96% उनके दान में वृद्धि हुई है, और वो 2042 करोड़ रुपए की रही है। दोनों डेटा याद रखिएगा। फिर देखेंगे मोहम्मद शमी विश्व कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्सन बन गए हैं। यहाँ पर इन्होंने टोटल विश्व कप में 45 विकेट लिया था, एकदम गेम भी आई है ये।
यहाँ पे 99.99% चांस है कि एकदम पूछेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया में हुआ है उसका आयोजन, ठीक है। और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं हमारे बॉलर और बैट्समैन ने, तो वहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद शमी जो है हमारे वो विश्व कप में भारत के लिए अब तक के सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्सन बने हैं, और टोटल इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 45 विकेट लिए हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर हमारे जो प्लेयर रहे हैं, प्लेयर अब आ गए हैं, वो जहीर खान है, जिनका कि 44 विकेट रहा है एक वर्ल्ड कप में। त्रिपुरा सरकार जो है वो पुलिस भर्ती में 33% महिलाओं को आरक्षण देगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार के तर्ज पर ये जो गवर्नमेंट है वो भी अपने पुलिस बल में 33% महिलाओं की भर्ती करेगी, ठीक है। तो ये जब बिहार का आपको ग्रोथ दिखाना होगा, बिहार का अचीवमेंट दिखाना होगा, तभी आप इसको लिखेंगे कि बिहार से ये जो सीएम के लिए ये पॉइंट अच्छा हो जाएगा। बिहार को जब आप पॉजिटिव वे में दिखाएंगे, वहाँ बताएंगे किस तरह से बिहार से सीख लेते हुए त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा भी ये लिया गया वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आगे कि 37वें जो नेशनल गेम, इसमें बिहार द्वारा जो है वो कुल 8 पदक जीता गया है, जो कि अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है बिहारी प्लेयरों का। जो पिछला बार 36वां जो नेशनल गेम हुआ था, उसमें से बिहार के प्लेयर मात्र 2 ही पदक जीत पाए थे, और इस बार ये जो है वो 8 पदक जीता है इन्होंने। दोनों डेटा याद रखिएगा, पूछ सकता है यहाँ से। फिर देखेंगे ब्रिटेन में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में दुनिया के पहले एआई सुरक्षा संस्थान का निर्माण किया गया है। एआई सुरक्षा संस्थान G7 देशों के भीतर पहला टास्क फोर्स बना है। ये जब हो रहा था तो वहाँ पे क्वेश्चन बनी थी विभिन्न एग्जामों के द्वारा, तो याद रखेंगे कि ब्रिटेन में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शिखर सम्मेलन को देती है। क्योंकि कभी कभी देख रहे हैं, कभी कभी क्या एक साथ डेट देखकर वहाँ पे क्वेश्चन बना ले रहे हैं, या हो सकता है आपसे यही पूछ ले और डेट ना दे, पूछ ले कि किस डेट को ये फाइनल हुआ था, किस दिन ये भारतीय टीम हमारी चैंपियन बनी थी। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। ये देखेंगे हीरालाल समारिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हुए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त बने हुए ये तो याद रखना होगा। साथ में आप ये याद रखेंगे कि ये पहले जो दलित है जो कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद तक पहुंचे हैं। क्या नाम है इनका? हीरालाल समारिया। रूस ने परमाणु चलित पनडुब्बी इंपीरिएटर अलेक्जेंडर III ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। MBBI पूछ सकता है जो बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल है किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, क्योंकि पहले भी इस तरह का यूपीएससी क्वेश्चन रूस के द्वारा ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई थी, तो वहां से बना चुकी है, ठीक है। तो हो सकता है उसी तर्ज पे फिर अगर ज्यादा मेहनत ना करना चाहे तो बना सकते हैं ये। तो याद रखिएगा कि बुलवा जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो रसिया के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। किसके माध्यम से? तो परमाणु चलित पनडुब्बी जिसका नाम इंपीरिएटर अलेक्जेंडर III है, इसके माध्यम से ये प्रक्षेपित किया गया है। हमारी जो चेस प्लेयर है आरवे शाली, इन्होंने जो है वो मंगोलिया के वतखुयांग मुगुतुल ये नाम है, इनके साथ अंतिम राउंड में ड्रॉ खेलकर फीडे ग्रैंड जो स्विस शतरंज चैंपियनशिप की महिला जो टूर्नामेंट था उसका खिताब इन्होंने जीता है। बन सकती है क्वेश्चन, याद रखिए काफी, क्योंकि बहुत बेहतर कर रहे हैं ये दोनों भाई बहन की जो जोड़ी है वो कंटिन्यू शतरंज के जो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जितने भी चैंपियनशिप होती है उसमें जीत ये लोग दर्ज करा रहे हैं, और काफी कम एज के हैं, जिसकी वजह से ये बैनर रखता है, तो याद रखिएगा इसको। विनोद कुमार तिवारी को केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त बनाया गया है, ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार को राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बिहार को यह पुरस्कार दिया गया है। बिहार के करंट से
करंट में ये क्वेश्चन बन सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ये नेशनल लेवल पे बिहार को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है पुरस्कृत किया गया है, तो एमबीबीआई ये हो जाता है। जहां तक ये पीटी के लिए एमबीबीआई है, उतना ही ये मेन के लिए भी है, तो दोनों याद रखिएगा। मेन में भी इसका यूज करेंगे जब खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित क्वेश्चन होगा, या फूड से भी होगा, तो भी आप वहां पे इसको देंगे, ठीक है। गरीबी से भी होगा तब भी आप देंगे, बताएंगे वहां पॉजिटिव वे में बताएंगे कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को डेवलप कर रही है, बार बार मतलब काफी तेजी से डेवलप कर रही है, जिसके मतलब जिसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है और गरीबी वगैरह दूर करने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से, ठीक है। तो इसका यूज आप कई क्षेत्रों में कई प्रकार से कर सकते हैं। फिर देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा भारत आटा लॉन्च किया गया था, तो अब केवल भारत आटा ही नहीं, भारत चावल, भारत दाल करके जो है ये ब्रांड लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि जो खाद्य सामग्रियों की जो प्राइस में वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, और गरीब जनता तक एक जो मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है किसी भी खाद्य पदार्थ का, उससे कम में उसको अवेलेबल कराने के लिए, ठीक है। तो ये जो भारत आटा सबसे पहला जो है वो इस ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया था। और जब ये लॉन्च किया गया था उस समय इसकी जो प्राइस रखी गई थी वो 27.50 रुपया प्रति केजी रखी गई थी, और लॉन्च किया गया था, ठीक है। और पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, क्योंकि पहली इस ब्रांड के तहत जो है वो भारत आटा ही लॉन्च किया गया था। फिर देखेंगे कि पंजाब ने बड़ोदरा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट जीता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। फिर विदित गुजराती, इन्होंने जो है वो पुरुष वर्ग के FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अभी देखे थे आर वैशाली महिला का चैंपियनशिप जीती है ये इसी चैंपियनशिप में। और इसी चैंपियनशिप में विदित जो गुजराती है वो पुरुषों का जो टूर्नामेंट था वो जीते हैं, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। फिर देखेंगे श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। एकदम एमबीबीआई पूछ सकता है, एकदम 99.99% चांस है कि बीपीएससी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि ये जो पर्सन है इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके बाद सब में इनसे करीब करीब क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये पहले ऐसे वर्ल्ड के अभी तक जितना भी मैच हुआ था किसी को टाइम आउट नहीं दिया गया था, ये पहले पर्सन बने हुए हैं जिनको टाइम आउट दिया गया है। ये है श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज। इनको जो है वो अंपायर मराइस इरास्मस के द्वारा टाइम आउट करार दिया गया था। तो अंपायर भी यहाँ पे पॉपुलर हो गए हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। हो सकता है डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में पूछ ले तो फंस सकते हैं आप लोग। फिर देखेंगे ढाका में आयोजित साउथ एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में भारतीय टीम में शामिल बिहार के खिलाड़ियों ने टोटल 25 पदक जीता है, जिसमें से 6 स्वर्ण है, 10 रजत है तथा 9 कांस्य है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रही है। इसी में जो अभी बांग्लादेश में आयोजित हो रही थी सैम्बो प्रतियोगिता, तो उसी में हमारे जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां के निखिल कुमार जो है उन्होंने सैम्बो एवं कॉम्बेट में 2 स्वर्ण पदक तथा 1 रजत पदक जीता था। एमबीबीआई पर्सन हो जा रहे हैं ये। कुछ दिख सकते हैं, इनका नाम डायरेक्ट दिख सकता है, और पूछ सकते हैं कि किस खेल से संबंधित है, या प्रतियोगिता का नाम दे देगा, आपसे पूछ देगा कि कितना पदक इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीता था, बताते रहिए आप लोग, ठीक है। सेबी के द्वारा जो है वो डीमेट खातों को निष्क्रिय घोषित करने की समय सीमा जो है वो 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ न्यूज में था तो जानना जरूरी है आप लोग के लिए। फिर देखेंगे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने पूरे देश में बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये। करेंट में नहीं दिखेगा, लेकिन हो सकता है बेरियम से किस तरह की कलर आतिशबाजी में आती है आपसे साइंस में पूछ दे, क्योंकि हुआ है। तो याद रखेंगे कि जितना भी बेरियम युक्त जो आतिशबाजी होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको हरा रंग देखने को मिलेगा, और स्ट्रांसियम से आपको वहां पे रेड कलर देखने को मिलता है। और ये दोनों दोनों का याद रखेंगे। अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय नामक अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 150 से 500 किलोमीटर तक का है, और जमीन से जमीन पर यह मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी मिसाइल प्रणाली पर आधारित है, जो इंटरसेप्ट मिसाइलों को मार देते
रोकने में सक्षम है। तो प्रलय जो मिसाइल है ये कहाँ से कहाँ पे मार करती है ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि अब इधर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं। वो डायरेक्ट मिसाइल का नाम देते हैं और बोलते हैं कि इसकी मारक क्षमता क्या है ये बताइए, या ये किस तरह का मार करती है, जमीन से जमीन या जमीन से हवा या हवा से जमीन, अब बताइए आप लोग। तो ये जो प्रलय नामक जो हमारी मिसाइल है वो जमीन से जमीन पर मार करती है, और इसका प्रक्षेपण डीआरडीओ के द्वारा जो है वो उड़ीसा स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ये चीज आपको याद रखना होगा। फिर पोलैंड की ईगा स्वायतेक, इन्होंने जो है वो जेसिका पेंगुला को हराकर WTA फाइनल और शीर्ष रैंकिंग हासिल कर ली है। उन्होंने WTA फाइनल्स में इनको हराया है और शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किया है महिलाओं के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे। फिर देखेंगे अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में नवसृजित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जारी किया गया है। ठीक है, यह जो है वो खेती से जुड़े हुए किसानों को प्लेटफॉर्म देगा तथा इसके उत्पादों को जो है वो मार्केटिंग इसके माध्यम से किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। इसका नाम क्या है, तो भारत ऑर्गेनिक्स नाम है इसका। ठीक है, ये ब्रांड है जो कि हमारे किसानों के द्वारा जितने भी ऑर्गेनिक तरीके से जो भी फसल उत्पादित किए जाएंगे, फसल कहेंगे फल कहेंगे, जो भी मतलब उत्पादन किया जाएगा, सबको इस ब्रांड के नाम से जो है वो प्रमोट किया जाएगा, उनको सेल करने की कोशिश की जाएगी। वेंकट नागेश्वरम, ये वेंकट नागेश्वर चालसानी, इनको जो है उद्योग संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिया का CEO बनाया गया है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन लंदन में किया गया है। छोटी सी न्यूज है, बन सकती है नहीं भी बन सकती है। ठीक है, ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का अध्यक्ष प्रोफेसर अनुषा शाह को जो है वो बनाया गया है। और इस संस्थान के इतिहास में, यानी ये जो संस्थान है वो लगभग 205 साल पुराना है, और इसका जो भी इतिहास रहा है उसमें ये पहली अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारत वंशी महिला बनी हुई है। ठीक है, कौन बनाए गए हैं, चूंकि इनका संबंध भारतीय की ये ब्रिटिश नागरिक है अनुषा शाह, ये याद रखेंगे, बन सकती है क्वेश्चन यहाँ से। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की अध्यक्ष बनाई गई है, इनका नाम अनुषा शाह है। फिर देखेंगे एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है जिसको क्यूबिश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कहा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। तो यहाँ देखेंगे कि इसमें इस बार भारत से 148 विश्वविद्यालय को जो है वो शामिल किया गया है। पिछले बार जो भी से 37 जो विश्वविद्यालय है वो अधिक शामिल किए गए हैं इसमें। चीन का 133 तथा जापान का 96 विश्वविद्यालय इसमें शामिल है, यानी कि एशिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय के शामिल होने की जो सूची है उसमें हमारा भारत टॉप रैंकर है। यहाँ से टोटल 148 विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में जगह दी गई है। चाइना से मात्र 133 और जापान से मात्र 96। इसमें और क्या खास हुआ है कि भारत तो टॉप पर आया है, साथ ही म्यांमार, कंबोडिया और नेपाल को इस सूची में पहली बार जगह दी गई है, यानी कि यहाँ के विश्वविद्यालय को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि चीन की पेकिंग विश्वविद्यालय इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। ठीक है, फिर देखेंगे कि बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो है वो लगभग 78% दुर्घटनाएं होती है, जिसमें मृत्यु दर जो है वो 77% है। NH पे जो टोटल हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना होती है उसका 78% जो दुर्घटना होती है वो NH पे होती है, और उनमें जो टोटल हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना से जो मृत्यु होती है उसका 77% मृत्यु NH पे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से बीपीएससी पहले भी क्वेश्चन बना चुकी है। उन्होंने पूछ रखा था कि हमारे यहाँ कौन सा ऐसा टाइमिंग है जिस दौरान भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना होती है, तो वो शाम का 6 से 9 बजे तक थी। ठीक है, ये क्वेश्चन वो लोग डायरेक्ट पूछे हुए थे। तो हो सकता है अभी ये जो निकल कर आ रहा है सड़क दुर्घटना NH पर सबसे ज्यादा हो रही है, वहां पे मृत्यु हो रही है, तो हो सकता है यही भी आपसे पूछ ले। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये आप चीज और याद रखेंगे इसमें कि सर्वाधिक जो दुर्घटना हो रही है वो पैदल और दो पहिया जो वाहन है उसको चलाते हुए जो लोग हैं उनके उनसे मतलब उनका हो रहा है। ये जो लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं और दो पहिया सवार हैं उनसे 75% जो है वो दुर्घटना होती है। ठीक है, सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान 14वां है तथा मृतकों के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में 7वां है। ये रैंकिंग भी आपको याद रखना होगा।
डब्ल्यूएचओ ने 2015 के बाद ट्यूबरकुलोसिस के मामले में 16% और इससे मौत के मामले में 18% तक की कम करने में जो है वो सफलता प्राप्त करने के लिए भारत की सराहना की है। यानी कि हमारा जो भारत है वो अपने प्रयासों से 2015 के बाद जो टीबी का केस है हमारे भारत में उसमें 16% की कमी हुई है और जो मौतें होती थी उसमें उससे 18% की कमी देखने को मिला है। वैश्विक स्तर पर टीबी के मामलों में 8.7% की कमी हुई है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। वैश्विक स्तर पर मात्र 8.7% की कमी हुई है टीबी के मामले में, वही आपके भारत में ये जो प्रतिशत है वो 16% है। लगभग 2 गुना यहाँ पे जो है वो तेजी गति से हमारे यहाँ जो क्षय रोग के रोगी हैं उनके संख्या में कमी देखने को मिल रहा है। ठीक है। अत्याचार एवं अन्य दुर्व्यवहार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कोपेनहेग डेनमार्क में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, आपको ये भी याद रखना होगा। हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरुण मिश्रा है। हो सकता है मैचिंग वाले में डायरेक्ट देखने को मिल जाए ये आपको। फिर देखेंगे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चल रहे 38वें जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की निशी कुमारी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये रोहतास की है और बिहार इसमें टोटल 11 पदक जीता है। ठीक है। फिर देखेंगे 2023 के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें से 23 लोगों को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। मैथिली के लिए आपको याद रखना होगा, मैथिली के लिए यह पुरस्कार जो है वो अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है 2023 के लिए। ठीक है। 2023 के लिए भी आपको याद रखना होगा, 2024 के लिए भी घोषणा कर दी गई है, वो भी आपको याद रखना होगा। 2023 के लिए जो मैथिली साहित्य के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है उनकी बाल कविता ओल कतरा झोल कतरा के लिए। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कि बोगो सागर युद्धाभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है और 4th संस्करण इसका आयोजन किया गया था नवंबर में पिछले बार, और इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। इसके बाद जो रिसेंट में अभी जून या जुलाई में कोई एग्जाम हुआ था तो वहां पे ये सीधे पूछ दिए थे। आई थिंक ये यूपीएससी वाला जो एग्जाम हुआ था पीटी का उसी में पूछा था इन्होंने, बोंगो सागर से संबंधित निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है, ऐसा उनका क्वेश्चन था। ठीक है। और उसमें जो 2 स्टेटमेंट था वो सही था और तीसरा में उन्होंने लिखा था कि इसका आयोजन भारत में किया गया था, जो कि गलत था। ठीक है। फिर देखेंगे चिकनगुनिया से बचाव के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन को अमेरिका ने मंजूरी दी है। फ्रांसिस बायोटेक कंपनी की वेलनेवा द्वारा निर्मित वैक्सीन का नाम जो है वो इक्सचिक दिया गया है। याद रखेंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन। एमबीपीआई है क्योंकि पहली बार जो है वो चिकनगुनिया से बचाव के लिए ये पहला वैक्सीन आया हुआ है जिसको अमेरिका के द्वारा मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। इसका नाम जो है वो एक्सचिक रखा गया है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि एक्सचिक नामक जो टीका आई हुई है किस रोग से बचाव के लिए आई हुई है। ठीक है। तो चिकनगुनिया से, और इसको जो बनाया है वो बनाया है फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी विलनोवा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। न्यूयॉर्क में दुनिया की पहली आंख प्रत्यारोपण जो है वो सर्जरी की गई है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जो आंख का जो प्रत्यारोपण हो रहा था तो उसमें कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण होता था, लेकिन पहली बार पूरे आई का प्रत्यारोपण किया गया है। तो कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है। वाशिंगटन के उद्यमी जग बैन्स ये जो पर्सन है ये अमेरिका के रियलिटी शो बिग ब्रदर जीता है और ये भारतीय मूल के पंजाबी हैं और ये इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले सिख भी बने हैं। तो चूंकि ये भारतीय मूल से है तो याद रखिएगा, में भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। फिर देखेंगे कि 38वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जमुई के वीरेंद्र यादव ने अंडर 16 आयु वर्ग में 69.54 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय एवं मीट रिकॉर्ड अपने नाम किया है इन्होंने, तथा स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले ये जो कीर्तिमान था वो गुवाहाटी के संजय बिश्नोई के नाम था और इन्होंने जो है इस प्रतियोगिता में 62.47 मीटर भाला फेंक कर ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसको कि हमारे बिहार के जो पर्सन है उन्होंने तोड़ा है और 69.54 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है इनका, तो ये है वीरेंद्र यादव जो कि जमुई के रहने वाले हैं। एमबीबीआई है। इस प्रतियोगिता से संबंधित और कोई डाटा याद रखे या ना रखे, लेकिन आपको ये याद रखना होगा। ठीक है। फिर देखेंगे अबेंडेंट इन मिलेट्स, ये गीत है जो कि काफी फेमस हुआ था, इसको ग्रेमी के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ये जो गीत है वो पीएम मोदी के द्वारा और भारतीय मूल के अमेरिकी गायिका फालू शाह और उनके जो हस्बैंड थे गौरव शाह उनके द्वारा मिलकर लिखा गया था।
बहुत पॉपुलर था, कई एग्जाम में देखने को मिला है। बीपीएससी उसके बाद आयोजित हो रही है, तो हो सकता है वहां पे देखने को मिल जाए, क्योंकि पीएम मोदी से संबंधित है, उन्होंने हेल्प किया था इसको लिखने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे खिलाफ मीटू आंदोलन शुरू करने वाले जॉन बेली, इनका निधन हो गया है। काफी पॉपुलर हुई थी ये अभियान, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये भी बन सकती है क्वेश्चन यहाँ से। फिर देखेंगे कि रूस ने लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ट्रांसपोर्ट एविएशन मल्टी फंक्शनल प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया है। रसिया के द्वारा जो भी परीक्षण होता है सबको आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी देखिए हम लोग गुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उन्होंने किया था। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग की लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ट्रांसपोर्ट एविएशन मल्टी फंक्शनल प्लेटफॉर्म यानी ट्रैम्प का इन्होंने परीक्षण किया है, जो कि काफी मतलब सफल रहा है। दोनों याद रखिएगा, दोनों रसिया के द्वारा किया गया है। आइसलैंड में 14 घंटों के भीतर जो है वो एक के बाद 800 बार जो है वो भूकंप आया था। कब? नवंबर में। ये जब भूकंप आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उसके बाद आयोजित एग्जाम में ये देखने को बार बार मिला था। ठीक है, तो हो सकता है बीपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन बना ले। आइसलैंड का आपको लोकेशन याद रखना होगा, उसके आसपास कौन सी कंट्रीज है, कौन सी सागर है, ये सब आपको याद रखना होगा। तो वो मैप के माध्यम से आप लोग देख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, पूर्व भारतीय महिला कप्तान डायना एडुल्जी, इनको जो है वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने किया गया है, और इस लिस्ट में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। एमवीवीआई पॉइंट है, सारे एग्जाम में देखने को मिला था ये। इनके साथ वीरेंद्र सहवाग तथा श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको इनका तो नाम याद रखना ही होगा, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर के रूप में। साथ ही ये भी याद रखना होगा कि इनके साथ साथ किन किन पर्सन को जो है इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो भारत के वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को जगह दिया गया है। ठीक है, फ्रांस का सबसे गरीब द्वीप मैयट, यहाँ के जो निवासी हैं वो पानी संकट से जूझ रहे थे। आपको याद रखना होगा, मैयट द्वीप जो है वो फ्रांस से संबंधित है। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए यहाँ से कि जो मैयट द्वीप थी हाल में सुर्खियों में, उसका संबंध किस कंट्री से है, तो वो फ्रांस से है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने होल्गर रूने को हराकर 8वीं बार सत्र के अंत में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त किया है इन्होंने। अभी देखे थे हम लोग बैलन डी'ओर जो पुरस्कार है वो भी 8वीं बार इन्होंने जीता है। अभी देखिए फिर दूसरा बार देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे नहीं, वो लियोनेल मेसी थे, सॉरी, वो लियोनेल मेसी थे जो 8वीं बार जीते थे। और यहाँ पे नोवाक जोकोविच है जो वर्ल्ड के सबसे प्लेयर रहे हैं, ये भी 8वीं बार रहे हैं। तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये टेनिस प्लेयर हैं जो नंबर 1 प्लेयर बने हैं 8वीं बार, और वो है हमारे लियोनेल मेसी जो बैलन डी'ओर पुरस्कार जीते हुए हैं, जो कि 8वीं बार जीता है उन्होंने। कनाडा ने इटली को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप जो है जीता है। ये जो कप है वो टेनिस से संबंधित है, और जब ये प्रतियोगिता संपन्न हुई थी तब भी ये विभिन्न आयोग के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, आपको चूंकि हम सारा क्वेश्चन जो भी करंट का पूछा जाता है तो नजर बनाए रखते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ उसको हाईलाइटेड करिएगा और उसको पक्का याद रखिएगा, क्योंकि रिपीट करने की जो चांसेस होती है बीपीएससी में ना खासकर, वो बहुत ज्यादा होती है। ये अदर्स मतलब इतने आलसी होते हैं ये लोग कि अदर जो आयोग पूछती है क्वेश्चन, वहां से उठाकर ये लोग डाल दिए देंगे होते हैं। बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ये लोग खुद से भी बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे उसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग पृथ्वीराज सिंह जो ओबेरॉय का निधन हुआ था, ये होटल व्यवसायी थे। ओबेरॉय नाम से इनका जो चेन चलती है होटलों का, वो सबको पता होगा, काफी पॉपुलर है, 5 स्टार होटल है, होटल की चेन है इनकी, तो याद रखेंगे नाम इनका। फिर देखेंगे चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत यमुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिल्कयारा सुरंग, यहाँ पे भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से 41 मजदूर जो है यहाँ पे फंस गए थे, जिनको कि 17 दिनों के बाद रेड माइनस टीम के सहयोग से 29 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। ये 12 नवंबर को यहाँ पे इस तरह की दुर्घटना हुई थी, और ये फाइनली 29 नवंबर को ये निकाले गए थे। तो यहाँ से आपको याद रखना होगा कि सिल्कयारा सुरंग जो है वो किस परियोजना का जो भाग है। ये आपका चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत यमुनोत्री राजमार्ग पर इसका निर्माण किया जा रहा था, जिसमें इस तरह की घटना हुई थी। कितने मजदूर फंसे थे ये भी याद रखेंगे, और साथ ही आपको ये याद रखना होगा कि इनको रेड माइनस टीम के सहयोग से निकाला गया था। अब ये रेड माइनस टीम जो है
ये काफी पॉपुलर हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगाई हुई थी। ये मेघालय में ये काफी मतलब प्रचलित है, खासकर ये कोयला खनन से लेकर वहां के जो लोकल्स हैं वो एक सुरंग के माध्यम से कोयला निकालते और बेचते हैं, जो कि काफी रिस्की होता है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस पे बैन लगा दी थी। फिर भी इसी तकनीक का यूज करके इन मजदूरों को बचाया गया था। तो ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ये डायरेक्ट ये नहीं पूछ के इन्होंने पूछ दिया है कि जो हमारी रैट माइनर्स हैं ये किस स्टेट में काफी पॉपुलर है। और वर्तमान में एक अभी देखे होंगे आप लोग, न्यूज में था कि मेघालय में ही ये रेत माइनर्स के द्वारा जो कोयला है वो निकाला जा रहा था, जिसकी वजह से वो खदान जो है वो धंसा था और उसमें इनकी मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह से भी ये पॉपुलर हुआ था। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे आप लोग। फिर देखेंगे रक्षा मंत्री हमारे जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने 10वीं आसियान बैठक का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। मतलब रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी 10वीं, उसमें अपने राजनाथ सिंह जो है वो भाग लिए थे। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक है। कि देखेंगे भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 मीटर की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। हमारी जो शीतल महाजन है वो 21,500 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली वर्ल्ड की पहली महिला बनी है, जो कि सबसे ऊंचा ऊंचाई से जाकर उन्होंने छलांग लगाया है। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नेम है ये। फिर देखेंगे मोहम्मद शमी हमारे जो है वो वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है। इन्होंने जो है वो 17वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल कर ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। हमारे जो मिशेल स्टार्क थे उन्होंने 19 पारी में विश्व कप में 50 विकेट लिए थे, जो कि मोहम्मद शमी के द्वारा मात्र 17 पारियों में ये कारनामा कर दिया गया है। तो अभी देखिए जो हमारे मोहम्मद शमी है वो इंडिया के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में विकेट लेने वाले भी पर्सन बन गए हैं। साथ ही इनका वर्ल्ड लेवल पे भी एक रिकॉर्ड बना हुआ है। इन्होंने 50 विकेट लेने मतलब लिया है, जो कि एक रिकॉर्ड बना है 17 पारी में। दोनों चीज याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी ये पूछने की संभावना है। फिर देखेंगे कि 15 नवंबर को विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे का 50वां शतक लगाया है। और ये मात्र 279वीं जो पारी थी इनकी, उसमें इन्होंने ये शतक लगा दिया है। और इन्होंने जो है वो ये शतक 50वीं शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो फिर से इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर के द्वारा मात्र 49 जो शतक है वो वनडे में लगाया गया है, जो कि 452वें मैच में लगाया गया था इनके द्वारा। ठीक है। ये और हमारे जो विराट कोहली है वो 50 वनडे शतक लगा चुके हैं, जो कि 279वीं पारी में लगाया है इन्होंने। ये सारे जो पॉइंट्स है एमवीपी है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बार बार रिवाइज कीजिएगा, याद रहेगा ये। फिर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आया हुआ था नवंबर में कि हमारे बिरसा मुंडा की जो जन्म स्थली है जो कि झारखंड में पड़ती है, उसका नाम उलीहातू है। यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा जो है वो देश भर के विलुप्त प्राय श्रेणी के आदिम जनजाति समूहों, जिसको कि पीजीटी टीवी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, इनके सर्वांगीण विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की लागत की पीएम जनमन योजना लॉन्च किया गया है। ये 15 नवंबर को किया गया था। जो हमारा ये जनजातीय दिवस मनाने की जो घोषणा की गई थी, पहली जनजातीय दिवस मनाई जा रही थी, जिसमें शामिल होने अपने पीएम मोदी गए थे और उसी अवसर पर इन्होंने जो है ये घोषणा की थी। तो ये जब अनाउंस हुआ था तो ये कई बार इन्होंने पूछ दिया था कि ये पीएम जनमन योजना किससे संबंधित है, किसके विकास से संबंधित है। तो हो सकता है बीपीएससी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाना चाहे तो ये सारे उसमें ऐड कर दे। ये किस ओकेजन पे इसकी घोषणा की गई थी, क्या भी ओकेजन थी, क्या इसका उद्देश्य है, कितने इसमें अमाउंट दिए गए हैं, सारा कुछ आपको याद रखना होगा। फिर देखेंगे एक और मृत्यु हुई थी, ये जो हमारे सहारा प्रमुख थे उनका नाम सुब्रत राय सहारा था। ठीक है, ये भी नाम याद रखेंगे। फिर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, इनके जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो भारत की तरफ से यहाँ जो पार्टिसिपेट किए थे वो थे किरण रिजिजू। क्योंकि वर्तमान में हमारे दोनों कंट्रियों के बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, एक दूसरे को काफी मतलब मालदीव के तरफ से जो है वो बहुत सारे स्टेटमेंट आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हाईलाइटेड बने हुए। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में वहाँ मोहम्मद मुइज़ू वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में हमारे किरण रिजिजू पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखेंगे कि 17 नवंबर को भारत के दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन पीएम मोदी की अध्यक्षता में किया गया है।
भारत के पहल पर ये जो ग्लोबल साउथ है, इन कंट्रियों को काफी हाईलाइटेड किया जा रहा है, इनके विकास के लिए कार्य किया जा रहा है, मतलब आवाज उठाई जा रही है। उसी कड़ी में हमारे ही पीएम के माध्यम से, पीएम के मतलब नेतृत्व में जो है वो पहला ग्लोबल साउथ जो सम्मेलन था वो भी भारत में आयोजित किया गया था, और दूसरा का भी आयोजन भारत में ही किया गया, और दोनों की अध्यक्षता पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है। 2024 में 24 से न्यूयॉर्क में स्कूलों में दिवाली की छुट्टी दी जाएगी। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में देखने को मिला है। उसके बाद ये यूपी का आरओ हुआ था, शायद उसमें भी देखने को मिला था। मतलब ये अधिकतर अच्छे अच्छे एग्जाम में देखने को मिल गया था। तो याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क के द्वारा जो है वो घोषणा की गई थी कि हमारा इस समय 2024 में जो दीपावली पड़ेगा उस दिन वहां पे वहां के स्कूलों में जो है वो सार्वजनिक छुट्टी दी जाएगी। फिर नीदरलैंड में जो है वो यूट्रेक्स विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने जो है वो लुप्त महाद्वीप जिसका नाम आर्गोलैंड है, इसकी खोज की है। यह जो है वो 15.5 करोड़ वर्ष पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था। ये जो लुप्त हमारा जो प्रायद्वीप खोजा गया है जिसका नाम आर्गोलैंड है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो भाग है वहां से टूटी थी, और ये अभी भी वर्तमान में इसकी जो टुकड़े मिली है वो काफी फैले हुए हैं। ये लगातार ऊपर की ओर, उत्तर की ओर भाग रही है, और इसके कुछ टुकड़े आपको म्यांमार के आसपास भी देखने को मिला है। ठीक है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा खोजा गया है, तो ये यूट्रेक्स विश्वविद्यालय नीदरलैंड के माध्यम से खोजा गया है। फिर देखेंगे कि ब्रिटेन के दवा नियामक, इन्होंने जो है वो सिकल सेल रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली जीन थेरेपी उपचार विधि को अनुमति प्रदान की है। ठीक है। दवा नियामक MHRA ने कहा है कि उसने जीन एडिटिंग टूल्स CRISPR का उपयोग करके लाइसेंस प्राप्त पहली दवा कैसगेवी को मंजूरी दी है। दो तरह का दवा हमारे सामने दिख रहा है। दोनों पूछ सकता है कि किसके किसके लिए ये इसका जो दवा है वो लॉन्च की गई है। एक अपना अभी देखे थे हम लोग चिकनगुनिया से संबंधित था, अब एक ये कैसगोव। ठीक है। दोनों याद रखिएगा, इसका संबंध सिकल सेल रोग से है, दोनों याद रखना होगा, पूछेगी ये क्वेश्चन। बिहार सहित पूरे देश में दिन रात के 24 घंटे में सबसे अधिक सड़क जो दुर्घटना होती है वो शाम के 6 बजे से 9 बजे रात तक होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है। इसरो की जो चंद्रयान 3 सक्सेस हुई है, तो इनके इसके बाद हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक है उनकी मोरल जो है काफी बूस्ट हुई है। तो इन्होंने अब जो है वो 2 चंद्र मिशन पे कार्य करना शुरू कर दिया है। एक है ल्यूपेक्स तथा दूसरा है चंद्रयान 4। यहाँ जो ल्यूपेक्स नामक जो चंद्र मिशन होगा, यह जाक्सा यानी जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो और इसरो के दोनों के सम्मिलित अभियान है ये। ठीक है। इसका खास बात यह है कि लुपिक्स के माध्यम से जो है वो चंद्रमा के ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहां का अन्वेषण किया जाएगा। इसके माध्यम से चंद्रमा के अंधेरे वाले क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए 90 डिग्री कोण तक का यूज किया जाएगा। ये 90 डिग्री तक वहां पे भेजा जाएगा, जो कि अभी तक किसी के द्वारा किसी भी अंतरिक्षयान वहां पे नहीं पहुंची है। ठीक है। अपना जो चंद्रयान 4 है, इसको 2028 तक इसरो के माध्यम से चंद्रमा के सतह से विभिन्न प्रकार के नमूनों को लाने के लिए यूज किया जाएगा। याद रखेंगे जो चंद्रयान 4 है हमारा काफी यूनिक होगा, और ये 2 स्टेप में ये मतलब प्रक्षेपित किया जाएगा। एक स्टेप में जो भी इक्विपमेंट ले जाएंगे वो अंतरिक्ष में रहेंगे, दूसरे बार में फिर प्रक्षेपित जो किए जाएंगे इसके पेलोड्स, वो दोनों जाकर अंतरिक्ष में फिर एक साथ ऐड होंगे, एक साथ जुड़ेंगे, और उसके बाद वो जो है वो अपने चंद्रमा के ओर जो है वो अग्रसर होंगे। तो याद रखिएगा बहुत ही यूनिक सा ये अभियान होगा। क्योंकि इस तरह का प्रयोग हमारा चाइना के द्वारा अभी 2024 अभी जो वो चांग 6 ये जो प्रक्षेपित किया था, जिसके माध्यम से वो लोग नमूना लाने में वहां से सफल हुए हैं, तो उसी के तर्ज पर हमारा चंद्रयान 4 मिशन भी जो है वो बनाया जा रहा है, और इस पे वर्क जो है हमारी इसरो शुरू कर दी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एसबीआई के द्वारा जो है वो सिंगापुर तथा अमेरिका में अपना बैंकिंग मोबाइल ऐप योनो ग्लोबल लॉन्च किया गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले, ऐप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि योनो ग्लोबल जो है वो किससे संबंधित है, या किस कंट्री में एसबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये अपना सिंगापुर और अमेरिका में लॉन्च किया गया था। एकदम याद रखिएगा, एमबीबीआई ये ऐप है। ठीक है। बिहार के प्रसिद्ध देव के जो कार्तिक छठ देव में जो आयोजित होती है, यहाँ पे जो छठ जो कार्तिक और चैत में होती है, उसको राजकीय मेला जो है वो घोषित किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है। अब ये जैसे ही राजकीय मेला का दर्जा मिला है, तो अब इन दोनों छठों के आयोजन के लिए प्रति वर्ष सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए जो है यहाँ के जो भी मतलब देख रेख करने वाले जो मंडली होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। फिर देखेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने झारखंड के रांची में सोने के 2 भंडार खोजे हैं, जो कि तामड़ ब्लॉक में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है। गोवा सरकार के द्वारा स्थानीय पहल मतलब गोवा सरकार के द्वारा स्थापित पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार इसरो के जो वैज्ञानिक हैं युवा राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मध्वराज एस को दिया जा रहा है। एमबीबीआई ये पुरस्कार है, याद रखने की जरूरत है आपको। ये किसके द्वारा दी जा रही है? तो गोवा सरकार के द्वारा दी जा रही है, और इसका नाम है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। किसको दी जा रही है? तो इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर के वैज्ञानिक है डॉक्टर मध्वराज एस, इनको दी जा रही है। एमबीबीआई पॉइंट से इसको हाईलाइटेड करके याद कर लेंगे आप लोग। बिहार के बाहर संविदा या अन्य व्यवस्था के तहत नियोजित प्रवासी बिहारियों की जो मौत होगी, तो उनके परिजनों को जो है वो बिहार सरकार के द्वारा 2-2 लाख रुपए का जो है वो सहायता राशि दी जाएगी। ये जो मतलब ये जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव ली गई है, ये पीटी में हो सकता है पूछे, नहीं भी पूछेगा तो ये मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है पॉइंट। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर देखेंगे फार्मेसी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 लाई गई है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो फार्मेसी अधिनियम 1948 और मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग में बदलना है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं जेवियर माइली, जब ये आए हुए थे, जब इनका मतलब चुनाव हुआ था, तो ये काफी कई बार कई एग्जाम में देखने को मिल गए थे। तो हो सकता है बीपीएससी भी पूछे, लेकिन बहुत मायने नहीं रखता है ये। किसी भी अपॉइंटमेंट से वही पूछेंगे जो रिसेंट में हो रहा है, यानी कि अभी जो 3 मंथ का हो रहा है तभी। लेकिन यह तो याद रखना होगा, हो सकता है ये लोग फंसाने के लिए पूछ सकते हैं यहाँ से भी। फिर देखेंगे नोवाक जोकोविच जो है वो इन्होंने जॉनिक सिनर को हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ पे आईएससी पिक्की अवार्ड 2023 7वीं जो ये अवार्ड है उसकी घोषणा की गई है। यहाँ पे देखेंगे कि ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बिहार को इस अवार्ड समारोह में जो है वो 3 श्रेणियों में यहाँ पुरस्कार दिया गया है। पहली जो श्रेणी है वो है स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार तथा गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस पहल में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। दूसरा जो श्रेणी है वो है जमुई जिला के लखीमपुर प्रखंड अंतर्गत हरला ग्राम की मुखिया कोयल कुमारी को वुमेन्स चेंज मेकर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तीसरी जो श्रेणी है वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए इसके अंतर्गत जो संचालित हो रही है डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पहल को पूरे देश में स्वच्छ संचार डिजिटल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तीनों श्रेणी आपको याद रखना होगा। एमबीबीआई है, ये बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर में हो सकता है ये देखने को आपको मिल जाए। फिर देखेंगे कि शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर एस.एस. बद्रीनाथ का निधन हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर ये पर्सन थे अपने भारत के, तो इनका भी याद रखेंगे। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने पहली स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण शिकिंग 42B हेलीकॉप्टर से किया गया है। ठीक है। फिर देखेंगे अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते रहता है ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर चूंकि 2 भारतीय जो है इस पुरस्कार में पुरस्कार समारोह में जो है पुरस्कार प्राप्त किए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो एकता कपूर है, इनको डायरेक्टरेट यानी निर्देशालय की जो है अवार्ड वो दिया गया है। ये जो है वो पहली भारतीय महिला बनी है जो यह अवार्ड प्राप्त की है। ठीक है। दूसरा जो पुरस्कार मिला है वो है भारतीय हास्य कलाकार वीरदास। इनको जो है वो नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी शो वीरदास लैंडिंग के लिए एमी अवार्ड दिया गया है। एमबीबीआई है, जब भी ये घोषणा हुई थी बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला था। याद रखेंगे दोनों कौन भारतीयों को ये देखने को पुरस्कृत किया गया है। इसमें हो सकता है यहाँ से बीपीएससी 70 में क्वेश्चन बना ले, और बनना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है।
साथ में आपको याद रखना होगा कि इस समारोह में, इस अवार्ड में जो है वो बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार दिया गया है वो मार्टिन फ्रीमैन को दिया गया है द रिस्पॉन्डर के लिए। ये हाँ, मतलब टीवी शो है, टीवी शो के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको ये भी याद रखिएगा कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है, तो टेलीविजन पर जो प्रसारित होती है कार्यक्रम उसके लिए दिया जाता है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस का जो पुरस्कार है वो दिया गया है कार्ला सूजा को द काइडा के लिए। और बेस्ट सीरीज का जो पुरस्कार दिया गया है वो ला काइडा के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी याद रखना होगा, लेकिन मेन है दो, एकता कपूर और वीरदास, इनका याद रखेंगे एकदम। आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम होंग को बनाया गया है, एमबीबीआई है, इनको याद रखना होगा आपको। किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था के याद रखे या ना रखे, लेकिन ये याद रखना होगा क्योंकि ये नवंबर में चेंज हुए हैं, में भी दिख सकते हैं ये नाम। फिर देखेंगे कि 20वां जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन सितंबर 2023 में जकार्ता में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। दोहा में पंकज आडवाणी ने जो है वो हमवतन सौरभ कोठारी को हराकर 26वीं बार आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है इन्होंने। एमबीबीआई पॉइंट है ये खेल से संबंधित, याद रखेंगे इसको। आईआईएम इंदौर जो है वो हिंदी भाषा में मैनेजमेंट और लीडरशिप की शिक्षा देना इन्होंने शुरू कर दिया है। किसके द्वारा ये हिंदी भाषा में मैनेजमेंट और लीडरशिप की शिक्षा दी जा रही है, तो आईआईएम इंदौर के माध्यम से दी जा रही है। एनटीपीसी काटी को जो है वो कौशल विकास श्रेणी में 10वें वार्षिक ग्रीनटेक सीएसआर इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। क्योंकि ये काटी जो एनटीपीसी है बिहार से संबंधित है, इसलिए एमबीबीआई हो रहा है, आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी, इनका जो है वो निधन हुआ था कब, 23 नवंबर को। डेट याद रखिएगा, मे भी डेट के साथ आपको ये देखने को मिल जाए। ठीक है, ये जो फातिमा बीबी है ये 1989 से 1992 तक सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी, आपको ये भी याद रखना चाहिए। फिर देखेंगे प्रतिबिंब नामक ऐप जो है वो साइबर अपराध से संबंधित है और इसका जो पहला ट्रायल किया गया है झारखंड में, क्योंकि झारखंड साइबर अपराधियों का हब है, जामताड़ा खासकर, तो वहां पे इस ऐप का जो है ट्रायल किया गया था, जो कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इसके माध्यम से साइबर अपराधियों को ट्रैक करने में, उनकी गतिविधियों को कम करने में जो है वो बड़े पैमाने पर सफलता मिली है। तो हो सकता है पूछ लिया आपका कि प्रतिबिंब नामक ऐप जो है वो किससे संबंधित है, तो साइबर अपराध पर रोक लगाने से संबंधित ये ऐप है। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आ रहा है कि ओडिशा के दीपा साहू ये पीएचडी करने वाली देश की पहली मूक किन्नर बनी हुई है। ये बोल नहीं सकती है, किन्नर भी है, और ऐसा करने वाली ये पहले देश की मूक किन्नर बनी है जो पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इनको जो डिग्री मिला है वो उत्कल विश्वविद्यालय से मिला हुआ है। नाम है दीपा साहू, याद रखेंगे। अभी हम लोग देखे थे पंकज आडवाणी जो है वो आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था, तो यही इन्होंने दोहा में ही फिर से ये विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर 5वीं बार दोहरा खिताब जीता है। इनके विश्व खिताबों की जो संख्या है वो 27 हो गई है। अभी ये 26वीं ये विश्व खिताब जीता था, और एक विधि ने भी इन्होंने जो है वो फिर से 27वां खिताब इन्होंने सौरभ कोठारी को ही हराते हुए जीता था, और 5वीं बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने डबल खिताब जो है वो जीता है। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है विभिन्न आयोजकों के द्वारा। 23 नवंबर को जो है वो 23 नवंबर से भारत में अफगानिस्तान के दूतावास ने काम करना बंद कर दिया है। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि सितंबर में घोषणा की गई थी कि ये जो दूतावास है वो 1 नवंबर से काम करना बंद करेगी, लेकिन फाइनली ये 23 नवंबर से अपना जो है वो कार्य बंद की है भारत में। ठीक है, अफगानिस्तान के द्वारा दूतावास बंद करने की घोषणा 30 सितंबर को की गई थी। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला था कि 1 नवंबर से बंद करेंगे, लेकिन फाइनली ये काम करना बंद किया था 23 नवंबर को। डेट एकदम याद रखिएगा। भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ता थन ले चीनी, इनको जो है वो सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, और इनको इनकी जो नियुक्ति है वो 2027 तक के लिए की गई है। भारतीय मूल की है, आपको याद रखना चाहिए। भारत जो है वो 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन है इसका मुख्यालय लंदन में है। दोनों चीज याद रखना होगा, किसी से भी क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो बना सकती है आयोग। पीएम मोदी जो है वो 25 नवंबर को बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस इससे उड़ान भरा था, और ये करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो तेजस
को उड़ाया है ही, और किस डेट को उड़ाया है इन्होंने, तो 25 नवंबर को। दोनों डेट याद रखना होगा आपको। वित्त वर्ष 2022-23 2022-23 है, इसमें देश में दूध का जो उत्पादन है उसमें 4% की बढ़ोतरी देखने को मिला। वृद्धि के साथ टोटल दूध का जो उत्पादन है हमारे देश में वो 23.05 करोड़ टन रहा है। तो आप देखे होंगे बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन बनाते रहती है। इन्होंने पूछ रखा था शायद 67 या 68 में उन्होंने पूछ रखा था कि बिहार में मतलब ये भारत में मीट का प्रोडक्शन कितना होता है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर उसका प्रतिशत बताइए आप। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये हाल का ये नवंबर का ये डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, और हमारे यहाँ दूध का जो प्रोडक्शन है उसमें 4% की वृद्धि हुई है, और इस 4% की वृद्धि के साथ टोटल दूध का जो प्रोडक्शन है वो 23.05 टन हो गया है। इसी अवधि में अंडों के जो उत्पादन है उसमें 7 मिला है, और टोटल टोटल जो अंडा उत्पादन है वो लगभग 138.38 अरब रहा है। ठीक है, प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिला है, और यह 5% की वृद्धि के साथ 97.7 लाख टन रहा है। ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे पीएम मोदी जो है वो यूएई में आयोजित COP28 सम्मेलन में भाग लिया है इन्होंने। ये भी याद रखना होगा। ये सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है, खासकर कोई भी सम्मेलन में जिसमें हमारे पीएम मोदी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो आपको याद रखना ही रखना होगा। ठीक है, फिर देखेंगे और कितना बनाइएगा, नेट खत्म हो गया है, 100% डाटा गिर गया। थोड़ा सा पेशेंस रखो रवीना, थोड़ा सा, एक पेज और है। ठीक है, डाटा चलो देखते हैं खत्म हो फिर। गया। 10 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में पहली खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, और इससे संबंधित जो है वो लोगो, जिसका नाम दिया गया है हौसलों की उड़ान या चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट, दोनों याद रखिएगा। इसके जो शुभंकर बनाए गए हैं वो गोरैया उज्ज्वला को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, और ये टीआरई वगैरह जो एग्जाम हुई थी उसमें कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो बीपीएससी भी पूछेगी, रिपीट करेगी। टीआरई वाला भी क्वेश्चन सारा देख कर जाएंगे आप लोग, वहां से रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर देखेंगे केंद्र सरकार ने जो है वो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। फिर देखेंगे सहरसा की एक मॉडल है मचान पर बकरी पालन मॉडल, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी अपनाया जा रहा है। तो हो सकता है आप पूछ ले कि ये मॉडल किससे संबंधित है, तो ये सहरसा से संबंधित है। फिर देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा 26 नवंबर को जस्टिस क्लॉक की जो है शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि इससे हमारे जो भी कोर्ट है उसमें कितना केस पेंडिंग है और कितने समय से पेंडिंग है, इसके बारे में पूरी जानकारी इसके माध्यम से जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। मलेशिया के द्वारा जो है वो भारत एवं चीनी नागरिकों को जो है वो 30 दिनों का वीजा मुक्त प्रवेश दिए जाने की घोषणा की गई है। फिर देखेंगे बुकर पुरस्कार एमवीपीआई, ये पॉल लिंच को पुस्तक प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। याद रखेंगे, ये जो पर्सन है वो ये आपका ब्रिटेन से संबंधित है, और इनको जो है वो इस बार का बुकर पुरस्कार दिया गया है। मैरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है, इसके द्वारा 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित की गई है वो है ऑथेंटिक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहती है सर, तो इसको भी याद रखना होगा आपको। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप जीता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविस कप का संबंध टेनिस से, और बार बार ये पूछते रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर देखेंगे बिहार की ज्योति सिन्हा को राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेष्ठ दिव्यांगजन से अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी 3 दिसंबर को जो है वो सम्मानित किया गया है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, बिहार वाले करंट में पूछने की संभावना है, तो इनका इनाम याद रखेंगे। आदिवासी समुदाय के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन जो योजना है इसको शुरू किया गया है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है वो मंजूरी दे दी गई है। इस पर टोटल 24,104 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जिसमें से 15,336 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा और शेष 8,768 करोड़ रुपया जो है वो राज्यों को खर्च करना होगा। एकदम एक एक पॉइंट आपको याद रखना होगा। ये जनमन योजना से देखते होंगे पिछले बार योजना से संबंधित क्वेश्चन कितना फंसाने वाला था,
एक एक डिजिट का डिफरेंस उन्होंने देखकर ऐसा उसको मतलब कंफ्यूजिंग बनाया था कि लोग वहां पे अधिकतर गलत करके आ गए थे। तो ये सारे डेटा आपको एक एक पॉइंट के साथ याद रखना होगा। फिर देखेंगे गोवा की दिशा नायक क्रैश फायर ट्रेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला अग्निशमन कर्मी बनी हुई है। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए इसरो के वैज्ञानिक VR ललितांबिका को फ्रांस के सर्वोच्च जो नागरिकता पुरस्कार है द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया अपना, ये 104 फीट ऊंचा है। इसके पास बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा 8 प्रमुख बौद्ध पर्यटक स्थलों की रेप्लिका यानी प्रतिकृति बनाए जाने का जो है वो निर्णय लिया गया है। बन सकती है क्वेश्चन बिहार स्पेशल में, याद रखेंगे इसको। फिर देखिए अभी ग्वालियर को हमारा संगीत एवं कोझिकोड को साहित्य श्रेणी के तहत यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है, पहले भी बताया जा चुका है इसको, ठीक है। इसमें जो शामिल है, इस लिस्ट में जो शामिल है टोटल शहर, अब उनकी संख्या 350 हो गई है। 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है वो माधुरी दीक्षित को विशेष पुरस्कार दिया गया था इनके ओपनिंग सेरेमनी में। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म बना है वो है एंडलेस बॉर्डर। ये ईरान ईरान का मूवी है और उसके जो निर्देशक है अब्बास अमीनी है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दिख सकती है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता बने हैं वो है पूरिया रहीमी शैन, जो ईरान के पर्सन है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मेलेनी थियरी को मिला है, जो कि फ्रांस की अभिनेत्री है, ठीक है। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए दिया गया था। ये कांतारा कन्नड़ भाषा से संबंधित मूवी है, इसके लिए जूरी की विशेष पुरस्कार इनको दिया गया था ऋषभ शेट्टी को। सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया था माइकल डगलस। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बारे में, माइकल डगलस के बारे में, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब देखेंगे मिस यूनिवर्स, ये सियनिश पेलेरियो को बनाया गया है। ये निकारागुआ की है और इसका जो आयोजन किया गया था इस प्रतियोगिता का, तो वो किया गया था एल सेल्वाडोर में, ठीक है। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सों के संघ ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन को संयुक्त रूप से दिया गया था। याद रखेंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरबीआई के पूर्व जो गवर्नर है एस वेंकटरमन, इनका भी निधन हुआ है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि मलयालम उपन्यासकार है पी वत्सला, इनका भी निधन हो गया है। बहुत पॉपुलर थी ये मलयालम की जो उपन्यासकार थी, इनका नाम आपको याद रखना ही रखना होगा। पूछ सकता है इनका नाम देकर कि किस भाषा में ये, किस भाषा की लेखिका की थी, तो मलयालम की थी, ठीक है। फिर देखेंगे यूएन के द्वारा 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट वर्ष घोषित किया गया है। ये कैमलिट क्या है, तो ऊंट के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो होते हैं और उनको बचाने के लिए, उनको मतलब उनको संरक्षित करने के लिए ये वर्ष घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा ये। सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुष एवं महिला विजेता जो है वो क्रमशः वेलावन सेंथिल कुमार और अनाहा सिंह बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मीराबाई के 525वीं जो जयंती मनाई गई थी, तो उस अवसर पर हमारे पीएम के द्वारा मथुरा में 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट तथा 525 रुपए का जो है वो स्मारक सिक्का जारी किया गया था। और ये पहली बार कंट्री में ऐसा हुआ है कि 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6ठी बार आईसीसी विश्व कप का विजेता बना है और आगामी 14वां विश्व कप का जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। बस आज इतना ही है, रहने दिया जाए। परेशान भी हो गए हैं लगता है आप लोग, काफी टाइम हो गया। अब बताइए क्या करना है, रिवीजन करेंगे या फिर छोड़ दिया जाए, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाए डायरेक्ट आप लोग को? पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिएगा मैम। अच्छा, और प्रकाश जी, विद्या जी, आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पूछने का नाम कीजिए जी, क्या पूछे थे ना, क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज कट रही है विद्या जी, ठीक से बोलिए। मतलब रिवीजन करना चाहेंगे या रिवीजन करना चाहेंगे या कर लीजिए। हाँ? रिवीजन करवा। चलिए ठीक है, ठीक है। रवीना, अगर आपका नेट नहीं है तो आप लीव कर सकती हैं, ठीक है। करवा दीजिए। क्या बोल रहे हैं प्रकाश जी?
आपकी आवाज फंस रही है, क्लियर नहीं आ रही है वॉइस, फिर से बोले आप। इसका रिवीजन कल मतलब इसका रिवीजन कल करवा दीजिए 8 बजे से। अच्छा कल करा दे। हाँ यस मैम। अच्छा मतलब दो ही पर्सन है और एक बोल रहे करा दीजिए, एक बोल रहे कल करा दीजिए। अब बताइए हम क्या कराएं। वोट 2 गो है मैम। अच्छा मैंने बहुमत में है कल कराने के लिए, है ना? जी नेट नहीं चल रहा है, रूम में बहुत दिक्कत हो रहा है। विद्या जी बोलिए, भाई 2% तो एक साइड हो गए हैं, आप क्या बोलते हैं अब? बोलना कल ही चाहिए करा साइड दिया नहीं जाए। है 2:1। ठीक है मैम कल अच्छा करा। हाँ, अभी पीडीएफ दे देते हैं, आप लोग पढ़ भी लीजिए तो अच्छा रहेगा। आप लोग जवाब सबको देते हैं ना तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है वो। ठीक है, तो जी पीडीएफ मैम। आप लोग पढ़ लीजिए रात भर, फिर इसको कल करा देते हैं रिवीजन हम लोग। ठीक है सही है, मैम चलिए नमस्ते ठीक है। मैम। चलिए शुभ रात्रि आप सभी को। ओके मैम गुड नाइट।